तो चलिए हम लोग एक आसान सा टॉपिक पढ़ते हैं, इसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। जैसे ही सुना होगा आसान सा टॉपिक, तुम्हारे दिमाग की वैसी घंटी बजी होगी, क्योंकि लगा होगा यार आसान तो फॉर्मूला है, समझ में तो फिर भी नहीं आता है। एंगुलर मोमेंटम समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे मोमेंटम। आखिरकार मोमेंटम क्या है। मोमेंटम मतलब वही जो लीनियर मोमेंटम है, तुम बहुत बार पढ़ चुके हो, जिसकी फॉर्मूला होता है एम बी, पी इक्वल टू एम बी। जितना आसान फॉर्मूला है उतना ही कठिन इसको फील करना है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ, सही लग रहा है, तो कमेंट्स में अपना रिस्पॉन्स दे दिया करो कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है। फोर्स फील हो जाता है, वेलोसिटी फील हो जाती है, डिस्टेंस फील हो जाता है, टाइम फील हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें फील होती हैं, लेकिन एक जो मोमेंटम है पहले पहले जो 9-10 से पढ़ोगे वो फील नहीं होता इतना। इसी चीज़ को मैं फील कराने की कोशिश करूँगा। देखो सुनो, एक मान लो एक कार ये है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, कोई नहीं हंसेगा। एक कार ये है, इसका मास है 500 kg। या फिर देखो सुनो, हाँ चलो 500 kg मान लेते हैं। ये दूसरी कार है, इसका मास है 1000 kg। अगर मैं तुमसे पूछूं कि जैसे मान लो तुम क्या खड़े हो, तुम खड़े हो ये पहले यहाँ खड़े हो, इसमें धक्का मारा और इसमें। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ बेटा, इन दोनों कार में से मोशन में लाने के लिए ज़्यादा फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, तुम कहोगे सर बेसिक सी बात है, यहाँ क्यों लगाना पड़ेगा। तो आंसर हुआ क्योंकि इसका मोमेंटम हाई है। क्या है, इसका मोमेंटम हाई है। इस जो कोई चीज़ रोटेट करती है, सर्कुलर मूव करती है, तो वहाँ आ जाता है एंगुलर मोमेंटम। क्या आ जाता है, एंगुलर मोमेंटम। बहुत क्लियर करेंगे। देखो जैसे लीनियर मोमेंटम में बताता कि उसकी स्टेट चेंज करने में आखिरकार हमें कितना क्या मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, हम कहेंगे कि इसका एंगुलर मोमेंटम हाई है, इसका एंगुलर मोमेंटम कम है। मतलब दो तुम्हारे पास एक, मतलब ये जो जिसपे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं वो है तुम्हारे पास, पहला ये दूसरा है ए, और बी, ए का मोमेंटम ज़्यादा है बी से। बात क्लियर हो गई, तुमने कहा बिल्कुल सर बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो हम कहेंगे बताओ बेटा, इसको बताओ कौन से वाले को रोटेट करने में तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा। तुम कहोगे सर इसको रोटेट करने में ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, मतलब जो अगर दोनों रेस्ट में, तो इसको रोटेट कराने में तुम्हें ज़्यादा मेहनत मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका मोमेंटम ज़्यादा है। देखो एंगुलर मोमेंटम में बेसिकली रोटेशन की बात करते हैं, मतलब सर्कुलर किसी चीज़ को ऐसे गोल गोल घुमा देना। एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। फॉर्मूला बहुत आसान है, आसान से अपन को ज़्यादा परेशान नहीं होना। देखो फॉर्मूला तो कोई बड़ी बात नहीं होती, फॉर्मूला तो कोई भी रट लेता है। एक तोता भी अगर सुबह शाम से रटाओगे पी इक्वल टू एम बी, तो वो भी रट लेगा। लेकिन मेन बात होती है वो तो समझने वाली कि आखिरकार तुम अपना कॉमन सेंस यूज़ करके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सको। हमने इतना समझ लिया है, इतना तुम जानते हो कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व क्वांटिटी होती है। और दूसरी बात है कि वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। धीमे धीमे हम सारी चीज़ पढ़ते जाएंगे। तो हमने अब एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन किस चीज़ की, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। और मैंने बताया था जहाँ भी मूवमेंट की बात आती है वहाँ सिंपल समझा, जो आर है ना उससे मल्टीप्लिकेशन करा, जो आर इतना समझ लो कि जहाँ मूवमेंट की बात है वहाँ आर से तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स अबाउट दैट एक्सिस। देखो कोई भी बॉडी अगर ऐसे घूम रही है, रोटेट हो रही है, सर्कुलर मोशन में कर रही है, तो किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट होती है। जैसे मान लो ये पार्टिकल्स है, क्या है, पार्टिकल्स है, तो ये भी किसी ना किसी, ये मतलब ये एक्सेस होगी, मतलब सेंटर होगा, इसके अबाउट ही तो रोटेट करेगी ना कि नहीं।
अगर तुम कोई भी चीज़ गोल गोल घुमाते हो वो किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करती है, बिना एक्सिस के अबाउट, जिसकी एक्सिस बिना, अगर एक्सिस नहीं तो फिर रोटेट तो ऐसा सोच नहीं सकते ना कि बिना एक्सिस के रोटेट हो रही है। जैसे अगर जो सिंगल सा पार्टिकल जो रोटेट होता है तो उसमें लगता है कि इसके कोई सर्कुलर मोशन बेसिकली, तो रोटेशनल पता है क्या, एक सर्कुलर मोशन का ही टाइप है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत तुम्हें क्लियर होता जाएगा। तो इसकी एक्सिस है, तो जो एल होता है वो होता है डी इंटू पी, कहीं डी लिखते हैं कहीं आर इंटू पी लिख लेते हैं। इसी का मतलब होता है, मतलब मोमेंटम के साथ आर का मल्टीप्लाई कर दो तो वो एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। इतनी सिंपल सी कहानी रही है। देखो एल इक्वल टू आर इंटू पी, डायमेंशन फॉर्मूला इसका एल है, इसका देखो पी इक्वल टू क्या होता है एम बी, और इसका होता है एम एल टी माइनस वन। तो ओवरऑल अगर तुम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे क्या लिखोगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये रहा इसका क्या डायमेंशन फॉर्मूला। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसकी ऐसा यूनिट बना दो, क्या बना दो, ऐसा यूनिट, तुम कहोगे मोमेंटम की क्या होती है, तुम कहोगे, हम कहेंगे कि सिंपल सा केजी मीटर पर सेकेंड, और इसकी क्या होती है मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये सिंपल सी यूनिट बन गई है। अब यूनिट का कन्वर्जन करते रहो, सीजीएस में करते रहो, जिस चाहे जो भी करना चाहो उस चीज़ में तुम कन्वर्ट कर सकते हो। मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा आखिरकार की एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। देखो बहुत ध्यान से दोबारा सुनो, देखो एंगुलर मोमेंटम वो चीज़ है जो किसी की रोटेशनल वेलोसिटी में चेंज के बारे में इंडिकेशन करता है, बताता है कि आखिरकार की किसको मोशन, किसको स्टेट में चेंज करने में तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, किसकी स्टेट चेंज करने में तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही बताता है कि आखिरकार एंगुलर मोमेंटम क्या है। हम सिंपल सा एक टॉपिक पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। क्या पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स। कुछ नहीं है, वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे ऑफ अ पार्टिकल्स। देखो सुनो, बहुत आसानी सुनना है। जैसे हमें क्या सुनना है, जैसे मान लो ए एक्सिस है, मतलब ए एक्सिस है, ए कोई पार्टिकल्स है। जैसे मान लो ए न्यूक्लियस है, ए इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है, रोटेट हो रहा है, भले सर्कल में से गोल गोल घूमेगा कि नहीं, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन का पार्ट एक रोटेशन होता है, ये कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसके पास लीनियर वेलोसिटी होगी, सर्कुलर ए एंगुलर वेलोसिटी और सर्कुलर रोटेशनल वेलोसिटी वो सब होगी, दिक्कत नहीं करना है। इतना सोच लो कि इस डायरेक्शन में इसके पास ये लीनियर वेलोसिटी है, और एक इसके पास क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एक होगी इसके पास एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है। कई लोग इसे पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, मतलब ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार इसके पास कोई पार्ट है, उसके पास कुछ ना कुछ तो मास होगा। हमने कहा इसके पास मास है एम, और हमने कहा इसकी वेलोसिटी है बी। तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो इसके पास फिर कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा कि नहीं, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसके पास कुछ ना कुछ तो मोमेंटम होता है। तुमने कहा यहाँ तक बात रही बिल्कुल सही। हमने क्या कहा है, जो आर एंगुलर मोमेंटम है वो मूवमेंट ऑफ ए लीनियर मोमेंटम है। तो जैसे हम करेंगे, जैसे देखो इसको तुम एक पहली फिंगर मान लो, इस पी को एक 3 फिंगर मान लो, जहाँ थंब आएगा राइट हैंड का वो एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन के बारे में इंडिकेशन करेगा। समझ रहे कि नहीं। जो लीनियर मोमेंटम में ऐसा होता है कि जिस डायरेक्शन में मोशन होता है, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसी डायरेक्शन में एंगुलर मूवमेंट उसी डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम का भी डायरेक्शन होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल घूमेगा, लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा। ये चीज़ वेक्टर की, अगर वेक्टर में अगर तुम्हें ज़्यादा चीज़ समझो कि ए क्रॉस बी का जो वेक्टर होता है वो सी होता है, इस वाली कहानी समझोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके समझ में आएगी। इसलिए इसे तुम्हें वेक्टर में
ज़्यादा से अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये तुम्हारी क्लियर हो गया है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला तुम्हारे पास बहुत सारा क्लियर हो गया होगा। तो जब भी तुम क्रॉस करते हो तो क्या करते हो, आर पी साइन थीटा आ जाता है। इसका मतलब है कि आर की वैल्यू, एल की वैल्यू आर पे डिपेंड कर रही है, पी पे कर रही है और साइन थीटा पे कर रही है। तो कई कई जगह क्वेश्चन पूछ रहे थे एल मैक्सिमम कब होगा। एल मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, और साइन थीटा की वैल्यू 1 तब होती है जब थीटा की वैल्यू 90 होती है। अगर हम तुमसे पूछें एल मिनिमम कब होगा, तो एल मिनिमम तब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और साइन थीटा की वैल्यू 0 तब होती है जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0। इसका मतलब है कि 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है और 0 डिग्री पे मिनिमम होता है। बहुत अच्छी बात। मुझे लगता है कि यहाँ तक मैं काफ़ी हद तक बात क्लियर हो गई होगी। ये तो रहा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखो, वैसे हम सब जानते हैं कि जैसे मान लो कोई पार्टिकल्स था, देखो बहुत सिंपल सा है। देखो बहुत सिंपल, जैसे मान लो पार्टिकल्स है, क्या है, पार्टिकल्स है, सॉरी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये यहाँ आर वेक्टर है, और ये क्या बोलते हैं, ये डायरेक्शन क्या कौन सा है, ये डायरेक्शन है पी, लीनियर मोमेंटम का। क्या है, लीनियर मोमेंटम का। तो तुम सब जानते हो कि आखिरकार आर और पी में 90 डिग्री तो है नहीं है, क्योंकि देखो ये देखो आर दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पार्टिकल्स। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम जो एम बी के बराबर है, और थीटा क्या है, थीटा है एंगल, देखो यहाँ दोबारा सुनो, एंगल बिटवीन, क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड पी। तो अब इसमें ऐसा होता है कि मान लो ये ऐसा है, तो इसके हम लोग क्या करेंगे, दो कंपोनेंट करेंगे, ये कंपोनेंट ऐसा हो जाता है, एक कंपोनेंट ऐसा हो जाता है। यहाँ हमें थीटा मान लेते हैं, ये पीछे कर लेते हैं, ये पी है तो ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, और हो जाएगा पी साइन थीटा। तो ये हम ऐसे जोड़ देंगे और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से डी हो जाएगा। इतनी सी सिंपल सी कहानी रही, हमें ज़्यादा परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो इसमें कहा जाता है कि जो परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए। याद रखना, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, उसी की वजह से ही क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, ना कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से एंगुलर मोमेंटम नहीं होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। इसलिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर पी साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला होता है, ना कि ये वाला फॉर्मूला होता है, याद रखना। तो हम इसलिए कहा जाता है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है लीनियर मोमेंटम का, वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी के एंगुलर मोमेंटम के लिए। मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक एक बात क्लियर हो गई होगी। अब चलो हम लोग बात करते हैं किस चीज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं आखिरकार इसे हम लोग वेक्टर से कैसे समझेंगे। कैसे समझेंगे, दो कई जगह हाँ इस सब के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे देखो कई जगह ए पी साइन थीटा को परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलते हैं। कई जगह इसी चीज़ को एंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। कई जगह इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं पी साइन थीटा वाले कंपोनेंट को। और जो ये पी कॉस थीटा होता है ना, इसे बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं, रेडियल कंपोनेंट। अब देखो इसको ऐसा नाम क्यों पड़ा है, बहुत सिंपल सा नाम समझ लेना कि नामकरण इसका कैसे हुआ। देखो ये एक्सिस रोटेशन है, पार्टिकल्स है, इसके बीच की दूरी आर है, ऐसा रोटेट कर रही है। ए पी है,
यहाँ है पी साइन थीटा, ये है पी कॉस थीटा। इस पी कॉस थीटा को रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं। रेडियल आया कहाँ से? रेडियस से। तो ये देख लो, ये वाला कंपोनेंट रेडियस के अलावा, इसलिए इसका नाम अगर रेडियल। इस कंपोनेंट को बोलते हैं क्या? टेंजेंशियल। तुम जानते हो कोई जो कर्व होता है उससे जो लाइन टच करके जाती है उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। तो ये जो कर्व है ना, ये पूरा इससे जो लाइन टच होके जा रही है उसे बोलते हैं हम टेंजेंशियल, इसलिए इसका नाम रखा टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो यहाँ तक काफ़ी हद तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब इसे हम क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं कि देखो एल इक्वल टू क्या है? आर पी साइन थीटा, जो एंगल के बारे में है। एक तो अपने पास मेथड ये रहा, एक रहता है मैट्रिक्स से सॉल्व करने का। तुम सब जानते हो कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं किसी भी चीज़ का, उसको हम मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं। जैसे तुमने वेक्टर सॉल्व किए हैं ना, वैसे ही इसको भी सॉल्व करते हैं। तो एक हम सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, तब तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आएगा। देखो हमारे पास सिंपल सा दो चीज़ दे रखी हैं, आर की वैल्यू, पी की वैल्यू। हमने पूछा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आर इंटू पी। कोई बड़ी बात नहीं है, आर इंटू पी ही तो करना है ना, कोई बात नहीं। मैट्रिक्स में लिखेंगे आई जे के। देखो पहले आर आता तो आर वाले कंपोनेंट लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? 1 3 4। फिर हम पी वाले लिखेंगे, तो ये वाले कंपोनेंट लिखेंगे 7 -1 2। अब सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए आई लिख लो, ये वाला छुपा लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर इन दोनों कर दो। 3 × 2 -1 × 4, ये पहला हो गया। फिर लिखोगे माइनस जे, ये माइनस आता है, रूल है मैट्रिक्स का। इसको छुपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों के मल्टीप्लाई से माइनस कर दो। 1 × 2 -7 × 4। फिर तुम क्या लिखो? प्लस लगाओ, फिर लिखो तुम के कैसे लिखोगे? इसको छुपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का कर दो। -1 × 1 -7 × 3 आई 6 + 4 -j 2 -28 + k -1 -21। तो हो जाएगा 10i -26j और -22k। ये रहा एल का आंसर। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कौन सा क्या निकालते हैं, उसके लिए तुम्हें वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। अगर यहाँ वेक्टर पढ़ाने स्टार्ट करेंगे तो पूरा वेक्टर, पूरा ये सोच लो वेक्टर समझाने से निपट जाएगा। जैसे जो वेक्टर वाली सीरीज़ बनाई है मैंने, उसको जाके देखें तो वेक्टर काफ़ी अच्छे से आ जाएगा, भले तुम्हें कितना भी कठिन क्यों ना लगता हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो एक आसान सा टॉपिक हम कवर करते हैं कि रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? R × F। और हम पूछे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? L इक्वल टू R × P। हमने कहा बहुत सिंपल से कहानी लिख ली है। इस वाले को क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dL/dt जो हो जाएगा वो हो जाएगा d/dt R × P। बहुत सिंपल सी कहानी है। देखो इस वाली कहानी में एक बात समझने की है कि ए भी वेरिएबल हो सकता है और ए भी वेरिएबल हो सकता है। तो इसका जो आंसर लिखते हैं पता कैसे लिखते हैं? dR/dt और इसको बाहर P। दूसरी बार है कि इसको बाहर और dP/dt। बात क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। dR/dt क्या होता है तुम खुद जानते हो, इसे हम बोलते हैं क्या? P प्लस। और इस वाले को क्या बोलते हैं? dP/dt को तुम खुद जानते हो, R × F। लीनियर डिफरेंस, जो लीनियर मोमेंटम होता है, अगर उसे टाइम से डिवाइड कर दो तो मतलब फोर्स के बराबर होता है कि नहीं? तो फोर्स इक्वल टू क्या हुआ? dP/dt। सॉरी, ये dR/dt को हम B बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हमने ये B बोल दिया है। अब ये समझना है, P
P क्रॉस B प्लस R इंटू F। यहाँ तक तो बात हो गई है क्लियर। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा क्या, 0, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ही रह जाएगा। अब तुम कहोगे R इंटू एफ क्या होता है, वो तो बेसिकली होता है क्या, टॉर्क होता है। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 0। अब किसी के दिमाग में आया होगा सर ये वाला कंपोनेंट 0 कैसे हुआ। देखो P को तुम कैसे लिख सकते हो, एम बी क्रॉस B। ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट के क्या पैरेलल हो गया कि नहीं। और तुम सब जानते हो कि पैरेलल जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, उसका आंसर 0 आता है। तो ये रहा क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने dl अपॉन dt किया तो टॉर्क के बराबर आ गया है। तो हम क्या कह सकते हैं, टॉर्क इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे फोर्स इक्वल टू क्या होता था, dp अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज फोर्स। वैसे टॉर्क इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बात क्लियर हुई। अगर बात क्लियर हुई है तो बताओ, बात समझ में आई हो तो बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या समझा है कि टॉर्क इज इक्वल टू इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और तुम समझ गए हो कि टॉर्क जो है वो एनालॉगस किसके है, फोर्स के। बात क्लियर हुई कि नहीं, अगर हाँ हुई तो मज़ा आ जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो मुझे रिस्पॉन्स में बताओ। अगर यहाँ तक जो भी समझ में नहीं आया, वीडियो पॉज करो और रिवर्स जाके देखो, तुम्हें बहुत कुछ दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो एक बात तुम्हें क्या समझना चाहिए, अगर कोई बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आता है, मतलब उसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज आता है, तो इसका मतलब है उस पर टॉर्क अप्लाइड किया जा रहा है। अगर किसी की रोटेशनल वेलोसिटी इंक्रीज़ करनी हो या डिक्रीज़ करनी हो, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क। तो जैसे लीनियर मोशन में फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी की लीनियर वेलोसिटी घटाने बढ़ाने में, वैसे ही रोटेशनल मोशन होता है उसमें किसी की एंगुलर वेलोसिटी घटाने या बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क। अगर किसी की एंगुलर वेलोसिटी घट रही है या बढ़ रही है, इसका मतलब है कि वहाँ टॉर्क का रोल है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो तो सिंपल से एक काम कर सकते हो कि ये वीडियो कम से कम 3 जगह शेयर करिए, मतलब अपने 3 दोस्तों के साथ करिए, 3 कहीं भी शेयर करिए, तो वहाँ से मुझे एक फीडबैक मिलेगा। और अगर देखो, इंसान मैं भी हूँ, गलती हो सकती है, मैं मानता हूँ, कुछ अनजाने में होती हैं, कुछ होती रहती हैं। अगर कुछ लगा हो तो कमेंट्स में लिख के बताइए, उसे अगली बार करेक्ट करूँगा। और मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, तो आप पढ़ते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।